आगे है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ योर सेल। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सी ऑर्गेनेली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है पावर हाउस का, ये आपको सीधा जाके समझ आएगा फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप सेल एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे। ये जो है डबल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। क्योंकि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, इसका मतलब क्या है? इट विल बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, कि ये प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होगी। तो अब मसला ये है कि पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब ये है कि ये सेल की एनर्जी बना रहा है। ठीक है, सेल की एनर्जी बना रहा है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एब्सेंट है प्रोकैरियोट के अंदर और प्रेजेंट है यूकैरियोट्स के अंदर। तो सवाल ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? सो दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन और मीजोसोम्स। मीजोसोम्स बेसिकली क्या होती हैं? ये हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ख़ासतौर पर जो होते हैं प्रोकैरियोट, उसके अंदर मेम्ब्रेन का एक फोल्डिंग मौजूद होती है इस तरह से। ठीक है, ये अंदर भी मौजूद हो सकती हैं। तो ये क्या करती हैं? इसको एनर्जी बना के देती हैं। किसको? प्रोकैरियोट्स को। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन synthesis of energy in the absence of oxygen, while the aerobic respiration mean in the presence of oxygen। कि एनर्जी के मालिक्यूल जो आपके पास बन रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी मालिक्यूल, ये आप हायर क्लास में जाके देखेंगे। एटीपी जो है एनर्जी का यूनिट होता है बायो के अंदर। ठीक है, एटीपी। तो इसकी सिंथेसिस जो है एटीपी की, अगर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आपके हर सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक बात से क्लियर करूँगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने एक गोल दायरा बना रहा हूँ, ये हो गया। अब इतने एक साइज का मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी देर लग रही है। ठीक है, अच्छा, तो दोनों का साइज़ एक जितना है। तो मुझे बताएं इसके अंदर ज़्यादा स्याही यूज़ हुई होगी या इसके अंदर? तो डेफिनेटली इसके अंदर ज़्यादा यूज़ हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा कर्व्स मौजूद हैं, ज़्यादा जो है लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जगह सेम है, लेकिन मटेरियल इसके अंदर ज़्यादा मौजूद है। ऐसा ही है। अच्छा, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन इसकी ये वाली आ गई, आउटर मेम्ब्रेन ये लिखा हुआ है। दूसरी मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है अंदर की तरफ इस तरह से। ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन क्या है? वो फोल्डेड होती है इस तरह से। फोल्डेड क्यों होती है? इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो दरअसल एनर्जी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? एनर्जी। अगर ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये भी आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है और उसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से है, तो कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एनर्जी बनाएगा? ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, क्योंकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा है, अंदर लिपटी हुई पड़ी है। ठीक है, यही वजह है कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी फोल्डिंग्स जो हैं, ये वाली फोल्डिंग्स जो हैं, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फोल्डिंग होती है इनको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, अब देखें जी, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ, ये देख सकते हैं आपके आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सीधी सीधी सी है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड एंड मेक क्रिस्टी बनाती है, ये मैंने आपको बता दिया।
Christie increase the surface area of mitochondria making them able to produce more energy। ये वही बात है कि इसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है और जो उसका वॉल्यूम है वो कम ही रहता है। ठीक है। अच्छा, हैव देयर ऑन डीएनए, ये इसके साथ आप एक ना एक किस्म का स्टार लगा लें। हैव देयर ऑन डीएनए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको हायर क्लासेस के अंदर जो है वो समझ आएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो सेल की एनर्जी है वो कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपने नीचे कमेंट में देना है। क्वेश्चन ये है कि विच सेल विल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, कि कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। मैं इसकी हिंट यही देता हूँ कि जो सेल ज़्यादा काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, वो आपने नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है। आगे है जी आपके पास ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हमने पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स वो बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है, टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं और बेसिकली क्या हैं? फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है कि आपके पास ये सेल है और ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है एक और ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस का सिर्फ काम ही यही है कि वो क्या बनाएगा? राइबोसोम्स को बनाएगा। ठीक है। राइबोसोम्स क्या हैं? ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। याद है आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली, तो उसमें हमने बात की थी कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्यों जाती है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी इस तरह से मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हमने पहले भी पढ़ी है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डिस्पर्स भी हो सकते हैं, मे बी अटैच विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। यानी कि अगर मैं एक रफ सी डायग्राम बनाऊं राइबोसोम्स की, ठीक है, एक राइबोसोम का यूनिट है, तो अगर ये प्रोटीन का बना हुआ है तो उतनी अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए का भी बना हुआ। लैक मेम्ब्रेन कवरिंग, या इसका मतलब क्या है कि दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ये ऑर्गेनेली जो है वो क्या है? इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होगी। दोनों में फ़र्क क्या है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो यूकैरियोटिक से थोड़ा छोटे होंगे। ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके दो यूनिट होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। दोनों मिलते हैं तो आपके पास एक पूरा का पूरा राइबोसोम्स बनता है। ठीक है। अच्छा, सोम बेसिकली कहते हैं बॉडी को। ठीक है। सोम किसको कहते हैं? बॉडी को कहते हैं। अच्छा, तो ये देखें फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। बाकी इसके अलावा और कोई इसका फंक्शन नहीं है। कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट दैट इज लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट।